मजबूत खबर के साथ झारखंड में जेएलकेएम विधायक जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच में शुरू हुआ विवाद अब खुली तकरार में बदलता दिख रहा है। बरवा अड्डा थाना प्रभारी ने कथित बदसलूकी के मामले में पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जयराम महतो पुलिस एसोसिएशन की कार्रवाई और पूरे विवाद पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में जेएलकेएम विधायक जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच में यह विवाद अब खुली तकरार में तब्दील होता दिख रहा है। बरवा अड्डा थाना प्रभारी से कथित बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एसोसिएशन ने जयराम महतो से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जयराम महतो पुलिस एसोसिएशन की कार्रवाई और पूरे विवाद पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ जो हमारे आम जनता हैं उनके बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है। झारखंड पुलिस परिवार के बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है कि एक जो सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा इस तरह की भाषा एक थाना प्रभारी को कही गई जो घोर निंदनीय है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। हाँ, हमें बागी हमारे सिस्टम के खिलाफ। और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन? अरे तुम जज हो क्या? तुम इंटरव्यू तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात का नियम जानते हो? पुलिस पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके अधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको बात किया है और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। और जयराम महतो ने भ्रष्ट पदाधिकारियों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस एसोसिएशन को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तो एक विधायक होके इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, चाहे ऐसा धमकी देना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि उनकी भी जो सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारे जितने भी वहां पदस्थापित पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। कोई नहीं माफी मांगेंगे ना तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेंगे जी? हम ऑडियो में बोले हैं राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 हमने फोन पे बोला है, फोन में हमने बोला है, हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं गाली दिया है। खादी और खाकी के बीच शुरू हुआ विवाद अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। पुलिस एसोसिएशन की माफी वाली मांग पर जयराम महतो ने तेवर और तल्ख कर दी। जेएमएम ने विधायक को इस तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी तो बीजेपी ने कहा कि भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या पुलिसकर्मी। विधायिका की गरिमा है, उस गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेवारी तमाम जो विधायकगण हैं या विधायी प्रणाली में जितने लोग आते हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। जो कुछ भी ऑडियो में सुनाई पड़ रहा है बहुत ही आपत्तिजनक है। वैसा व्यवहार एक विधायक का नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यवहार पर लगाम लगना चाहिए। भाषा की मर्यादा चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे जनसेवक हो, दोनों को ही रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इसमें काफी गिरावट आई है और जहां तक सवाल है झारखंड से जुड़े मामले को लेकर के, कई बार जो है पुलिस को भी देखा गया है कि आम लोगों के साथ जो है वो मिसबिहेव करती है और जो जरूरी काम है उसका निपटारा नहीं करती है। तो कई बार क्या होता है कि उसको लेकर के भी लोगों में एक खीज होती है। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी से बात करे तो उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, चूंकि वो जनता से संबंधित कामों को लेकर वो बात करते हैं। वो ये कह भी रहे हैं कि उन्होंने जनता से संबंधित काम था उसको लेकर थाना प्रभारी से बात कर रहे थे। केंद्र सरकार के एमएमडीआर बिल को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार जहां बिल को झारखंड के हितों के खिलाफ बता रहा है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने सरकार पर ही सवालों की बौछार कर दी।
रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जेएमएम और कांग्रेस बिल की गलत व्याख्या कर जनता को गुमराह कर रही है। उनके मुताबिक माइनिंग सेक्टर से मिलने वाले कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का करीब 90% हिस्सा राज्य को ही मिलता है और ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। रघुवर दास ने बिल से ज्यादा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस राज्य में आज सबसे बड़ा संकट विश्वास का है और जनता इसका जवाब देगी। माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का लगभग 90% राज्यों को जाता है, मिलता है और ये व्यवस्था आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। दुख के साथ कहना पड़ता 6 साल हो गए आज तक लो एसपी में 6 माइंस, बॉक्साइट के 37 में से 17 माइंस ही चालू है। ये कोल ब्लॉक माइंस चालू होते तो राज्य को करोड़ों रुपया राजस्व मिलता है। खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल राज्य की जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इन्होंने महिलाओं के साथ भी विश्वासघात, युवाओं के साथ विश्वासघात, किसान के साथ विश्वासघात। आज राज्य में विश्वास का संकट। और रघुवर दास की ओर से एमएमडीआर बिल को लेकर किए गए वादों पर झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड को लूटकर पूरे देश को बचाना चाहती है। ऐसा झारखंड के लोग कभी नहीं होने देंगे। संजय यादव ने कहा कि राज्य का भविष्य खान और खनिज पर टिका है और काले कानून को लागू होने से रोकने के लिए वे हर कदम उठाने को तैयार हैं। मिलते आया है वो मुझे चाहिए, क्योंकि राज्य का भविष्य इसी पे टिका हुआ है। नहीं तो राज्य घर से बेघर हो जाएगा, खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। और हम लोग प्रक्रिया के तहत जो भी कदम उठाना होगा, चाहे आंदोलन के माध्यम से हम लोग को, चाहे भूख हड़ताल के माध्यम से, आत्महत्या के माध्यम से भी हम अपने हक को दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राज्य हित में जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। और झारखंड में एमएमडीआर बिल पर सियासत जारी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिल को झारखंड के हित में बताया, तो वहीं जेएमएम ने इस पर पलटवार किया। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि रघुवर दास की झटपटाहट दिख रही है। दिल्ली में विधेयक पास होने पर उन्हें टास्क मिला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोसिए। देखिए, ये छटपटाहट तो रघुवर दास जी की दिख रही है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। और जब ये विधेयक पास हुआ उसके बाद पार्टी के द्वारा, या यूं कहिए कि अमित शाह जी के द्वारा, यहाँ के नेताओं को आमंत्रित किया गया, उनको एक टास्क दिया गया और वही टास्क को पूरा करने के लिए रघुवर दास जी, चंपई सोरेन जी, बाबूलाल जी, विद्युत बरण महतो जी, ये सारे लोग समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोसने का काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने आरोप लगाया कि खान और खनिज संशोधन अधिनियम पास किया जाना संवैधानिक के संघीय ढांचे पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस कानून से योजनाएं और विकास कार्य ठप पड़ जाएंगी और हर साल 15,000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने बिल का सड़क से सदन तक विरोध करने का ऐलान किया है। झारखंड के डेवलप के लिए खनिजों से जो शेष प्राप्त हो रहा था, लगभग 15,000 करोड़ रुपया सालाना, ये विधेयक, ये काला कानून लागू करने से ये जो शेष का जो पैसा है 15,000 करोड़ रुपया ये बंद हो जाएगा और पूरे झारखंड का विकास को एक तरह से ठप करने का ये भारत सरकार का योजना है। इसीलिए हम लोग इस काला कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जमशेदपुर में निखार हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। निखार हत्या में हिरासत में 12 लोग लिए गए। 2 डॉन के बीच गैंगवार की आशंका है। अखिलेश
गणेश में गैंगवार की आशंका जताई जा रही। जमीन विवाद को लेकर विवाद बढ़ा, हाई अलर्ट पर जमशेदपुर पुलिस को रखा गया है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जमशेदपुर में निखार हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। निखार हत्या में हिरासत में 12 लोग लिए गए। तो डॉन के बीच गैंगवार की आशंका है। अखिलेश गणेश में गैंगवार की आशंका जताई जा रही। जमीन विवाद को लेकर ये विवाद बढ़ा, हाई अलर्ट पर जमशेदपुर पुलिस। और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती और आंख में धूल झोंकने का आरोप लगाया। न्यूज 18 पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई के नाम पर एफआईआर की कॉपी और लगी धाराओं पर भी सवाल उठाए हैं। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन ने देश का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये आंदोलन वास्तव में अपने आप में अनोखा आंदोलन रहा और इस आंदोलन की बात करें तो अब कहानी इससे आगे बढ़ चुकी है। अब बात आ रही है कार्रवाई की। सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे उनसे जानेंगे, सर अगर हम इस पूरे आंदोलन की बात करें, कार्रवाई की बात करें तो जेपीएससी में कार्रवाई नजर आती है कि जो कि सीआईडी कार्रवाई कर रही है, चाहे कि अध्यक्ष हों, सचिव हों, परीक्षा नियंत्रक हों, जो भी लोग हों। क्या लगता है कि यही कार्रवाई जेएसएससी को लेकर हुई है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसको सुधारना चाहिए। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है और लीपापोती हो रही है, चाहे जेएसएससी का हो चाहे जेपीएससी का हो। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों को एक तो एफआईआर कॉपी देखना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या एफआईआर किया है, उसी से पता चलेगा ना कौन कौन सी धारा लगाया है। और उन्होंने इंस्पेक्शन क्या बोलते हैं जांच किया है, उसकी उन्होंने रिपोर्ट क्या सबमिट किया 1000 पेज का, ये पढ़ना चाहिए। यानी आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मैं तो कह रही कार्रवाई नहीं हो रहा है भाई, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये लीपापोती हो रहा है। बच्चों को सिर्फ आंख में धूल झोंक रहा है। इसलिए आपने देखा कि जितना एग्जाम को रद्द किया था और बच्चे कोर्ट चले गए, कितना घंटा लगा? आधा घंटा भी नहीं लगा, रद्द स्टे कर दिया। इसको आप कैसे कार्रवाई कहेंगे भाई? आप चूंकि अदालत तो तथ्य को मानता है ना, तथ्य, सच, सबूत, ये सब आपके पास कुछ आप देते नहीं हो, करते नहीं हो, तो उसको कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोई जेल जाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। वो तो कहेगा हमने तो पकड़ करके अंदर कर दिया था, कोर्ट दे दिया, तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये गलत हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आमतौर पर शांत रहने वाले हैं, लेकिन तमाम मुद्दों पर वो मुखर हैं और उन्हें कई बार छात्रों के हित में, छात्रों पर जिस तरीके से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, थाने भी पहुंच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आंदोलन जो जेपीएससी जेएसएससी की बात कही जा रही है, बता रहे हैं कि वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम चल रहा है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने राजनीतिक स्वास्थ्य के कारण राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी छात्रों के समस्याओं के समाधान नहीं चाहते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक स्वार्थ है और इसी वजह से वो नए बातों को लेकर के सामने आते हैं। मैं छात्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राज्य की सरकार आपके हितों की रक्षा करनी चाहती है और यही कारण है कि सभी परीक्षाएं, विवादित परीक्षाओं को सरकार ने रद्द करने का काम किया। सीआईडी की जांच चल रही है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। एक मजबूत रिफॉर्म के साथ आने वाले समय में ये परीक्षाएं कदाचार मुक्त हों, सबके भरोसे के साथ हो, इसके लिए एक बड़ी रिफॉर्म के साथ सरकार आगे परीक्षाएं लेने को तत्पर है। तो सिर्फ अपनी रांची में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्र नेता अमीषा प्रसाद के साथ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि युवाओं को दबाने की नीयत से ही मुख्यमंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुतला छीना गया और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज के बाद केस भी दर्ज किया गया। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने
सरकार पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। एनजीओ की डायरेक्टर छात्रा नहीं हो सकती। और जब मैं एनजीओ की शुरुआत की थी उस समय मैं ग्रेजुएशन लिख रही थी, ठीक है, मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो ये बात मैं कहना चाहूंगी। एक और बात आपने कहा कि मैं नोटिस दिया तो अमीषा प्रसाद ने जवाब नहीं दिया, ये एकदम झूठ है भैया। उनकी हर एक नोटिस का मैंने जवाब दिया है, प्रूफ लेके आई हूँ, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे से साफ साफ झूठ बोल दिया है कि अमीषा प्रसाद नोटिस का जवाब नहीं दी। ठीक है, केस जो किया गया है ये बिना बेबुनियाद का केस किया गया है, ये फंसाया गया है। कहीं भी जो आंदोलन हुआ है, जो पुतला दहन किया गया है, कहीं कोई क्षति नहीं पहुंचा। आप देखे होंगे बहुत मीडिया के माध्यम से। आप अपना अधिकार लड़ने के लिए केस किया था, दबाया जाता है, ये दबाना नहीं चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं आपको, हम जो केस किए हुए छात्रों पर वो वापस ले लीजिए। हजारीबाग से बड़ी खबर है। कटकम सांडी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान 6 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अंश कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मां निराली कुमारी ने अपने पति आकाश कुमार पर बच्चे को पटक कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया। मृतक की मां ने बताया कि सास के साथ हुए विवाद के दौरान पति आकाश कुमार वहां पहुंचा और कमरे में सो रहे बच्चों को उठाकर घर के पीछे कुएं के पास ले गया और बच्चे को फर्श पर पटक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बच्चा का जो दादी है अब दादा है, ये लोग पूरा खत्म है। यही लोग उस बच्चा को उकसाया और अपना पुतों को गाली गलौज, हमेशा खाना भी सही से नहीं उन लोग खाने देता था और यही वजह है झगड़ा। शुरू से लेके लास्ट तक ये लोग टॉर्चर है, बच्चा को भी किया है और पुतों को भी किए। तो यहाँ पे पता चला कि कंडीशन बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे कोई इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था, तो यहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो रांची जाते जाते उसका मतलब जान चला गया। तो हम यही अपील करते हैं कि उसे और उसके सारे परिवारजनों को कड़ी से कड़ी सजा दे। खबर गिरिडीह से, जहां सदर अस्पताल में पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान अस्पताल में तैनात गार्ड और इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों के बीच नोकझोंक हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़कर धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में बीच बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया गया है और स्थिति को शांत कराया गया। वहीं मारपीट का वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सदर अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में नक्सल के बाद अब ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग के खिलाफ झारखंड पुलिस आर पार के मूड में है। पुलिस संगठित अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे ध्वस्त करने को लेकर खाका तैयार कर रही है। इसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और विशेष टीमों के साथ साथ सभी टीमों के एसपी को भी जोड़ा गया है। पुलिस संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों की मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी पर ब्यौरा जुटा रही है। इसके अलावा उनके बैंक खातों, आर्थिक लेन देन और वित्तीय नेटवर्क की भी जानकारी एकत्र की जा रही है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि अपराध से अर्जित धन कहां और किस माध्यम से खपाया जा रहा है। पुलिस ऐसे लोगों की भी पहचान कर रही है जो सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं होने के बावजूद संगठित अपराधियों को किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं। अपराध ग्रो नो डाउट एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है और इसके लिए एसपी एटीएस हैं, आईजी ऑर्गेनाइज क्राइम है, टोटल एक टीम है और बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी इसमें लगे हुए हैं। इसमें एक रणनीति के तहत संगठित अपराध को ध्वस्त करना एक हम लोगों का लक्ष्य है और इसमें जो उनकी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अकाउंट्स के डिटेल हैं, जो लोग उनके सहयोग कर रहे हैं, उसका एक डेटाबेस हम लोग बनवा रहे हैं। इसका ऑनलाइन एक डेटाबेस भी तैयार हो रहा है और भविष्य में संगठित अपराध में भी एक अच्छी सफलता हम लोगों को मिलेगी। अब बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे लेकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मृतक उपेंद्र कुमार मिश्रा की चाकू से गोदकर हत्या की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि युवक का शव जहां मिला है वो नशेड़ियों का अड्डा बताया जा रहा है। ऐसे में आशंका है कि नशे के दौरान ही कुछ कहासुनी या विवाद हुआ हो, जिसमें युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है।
पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अभी हम जो विधिवत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अभी हम इनका इंक्वेस्ट करेंगे, एफएसएल की टीम से जांच कराएंगे। जैसे ही बॉडी का सत्यापन हो जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। ब्लड भी नजर आया है बॉडी के आसपास, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ अंदेशा है? देखिए अभी इंक्वेस्ट के बाद ही पता लगेगा, बट हाँ प्राइमा फेसी बॉडी को देख के लग रहा है कि कुछ इंजरी हो सकती है। कुछ ही देर में हम इंक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। और हजारीबाग में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीसी के निर्देश के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने बरही अंचल के पद्मा थाना क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी। दर्जी चक, जुहू, पुटी पीसी और पिंडारपुर गांव में चलाए गए इस अभियान के दौरान अवैध चुलाई शराब बनाने वाली 3 भट्टियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और गिरिडीह में मोबाइल टावर से सामान चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चोरी कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 19 अगस्त की रात सरिया रोड स्थित एक मोबाइल टावर से मशीन के साथ कई जरूरी उपकरण चोरी हुए थे। मामले को लेकर 21 अगस्त को बगोदर थाने में केस दर्ज कराया गया। घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान एक कार से मशीन, 4 एलकी औजार के साथ कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हमने एक अंजना मशीन जो वेवलेंथ एम्पलीफायर का काम करता है उसे भी जब्त किया है। ये कुल 4 लोग आए थे और पूर्व में भी इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है चोरी करने का, और बाकी जो भागे हुए अपराधी हैं उस पर हम लोग तलाश कर रहे हैं। संबंधित धाराओं में अनुसंधान जो है कांड दर्ज कर लिया गया है और अभी कांड का अनुसंधान है, और इसे इनका जो विक्रेता है और कहाँ अपने माल को बेचे थे उस संदर्भ में भी जो हम लोग जांच करके उसका शीघ्र उद्भेदन करेंगे। कितने की मशीन है? और अब बात आपकी थाली की, यानी कि प्याज की। झारखंड में प्याज लोगों को रुला रही है। रांची के सब्जी बाजार में प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। जो प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी वो अब 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज की कीमतें अचानक क्यों बढ़ रही हैं और क्या दरों में कमी की कोई उम्मीद है? रांची के सब्जी मंडी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह। प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं। किचन में प्याज की खपत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लोग परेशानी का सामना कर पा रहा है। इस वक्त हम हैं मंडी में, हम सीधे बात करेंगे यहाँ से। प्याज का कीमत बढ़ गया है तो क्या बोलेंगे इसका में? अब बढ़ेगा ही, घटने को तो नाम ही नहीं ले रहा है प्याज। हाँ, तो क्या मैंने कहना है, प्याज खपत ज्यादा हो रहा है ना, हर चीज में प्याज डलाता है, तो इसका में क्या कहेंगे? अब परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी तो हो रही है, लेकिन क्या करे, लेना ही पड़ेगा ना हम लोग को, लेना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, सीधे से बात करेंगे। प्याज का कीमत बढ़ रहा है? जी सर, बढ़ा तो है, इतना बढ़ रहा है कि क्या कहें। पहले 2 से 3 केजी ले जाते थे, अभी 2 दिन पहले आए थे 50 रुपए केजी था, आज 60 रुपए केजी हो गया। मतलब ऐसे बढ़ रहा है जैसा कि क्या कहा जाए। अब पहले वही हम मेरे को घर से बोले कि 2 केजी लेकर आएगा, हम 2 केजी नहीं ले सकते हैं, 1 केजी ही लेकर जाएंगे। 1 केजी ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कितना दाम बढ़ा है प्याज का? पहले कम था, अभी 60 कर दिया। 60 रुपए ले रहे हैं। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, कैसे बढ़ा बताइए? 60 रुपया है प्याज। कितना खरीद रहे हैं? आधा केजी। ऐसे पहले कितना ले रहे थे? 1 केजी। सीधे तौर पर वह 2 किलो नहीं बल्कि 1 किलो से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि प्याज की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, लोग परेशान हैं। रांची से निरंजन सिंह। अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइबर ठगों ने ठगी का एक नया तरीका निकाल लिया। शादी के कार्ड के नाम पर एपी के फाइल भेजकर मोबाइल और व्हाट्सएप पर कब्जा कर लेते हैं। बोकारो में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार साइबर ठगों के जाल में कोई आम शख्स नहीं बल्कि स्पेशल ब्रांच में तैनात एक पुलिसकर्मी ही फंस गए। एसआई रणधीर कुमार सिंह को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड के साथ एपी के फाइल भेजी गई।
फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही उनका मोबाइल करीब 1.5 से 2 घंटे तक साइबर अपराधियों के नियंत्रण में रहा। गनीमत रही कि बाद में मोबाइल रीसेट कराकर उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है और उसमें आपको ओपन करने का अनुरोध किया जा सकता है। ओपन करने के बाद आपका सारा डेटा, आपके फ़ोन का कैमरा, आपके फ़ोन का मेमोरी, सारा डेटा वो ले सकता है और उसके माध्यम से जो भी आप बैंक से रिलेटेड काम मोबाइल के माध्यम से करते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई बैंकिंग हो, वो सारा आईडी पासवर्ड भी हैक कर सकता है और हैक करने के बाद आपके अकाउंट की राशि को वो ट्रांसफ़र कर सकता है।